रिच जो है वो एक फेमिनिस्टिक पोइट थी और वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती थी। सिल्विया प्लाथ की पोइट्री और एंड्रीन रिच की पोइट्री में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सिल्विया प्लाथ की जो पोइट्री थी वो बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक थी। उसकी पैसिमिस्टिक टोन थी, वो अपनी पर्सनल लाइफ को रिलेट करके जो है वो बात करती थी। जबकि एंड्रीन रिच जो है उसके अंदर वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, वो वीमेन आइडेंटिटी की बात करती है, वो वीमेन के जो है एक तरह से उसके अरूज की बात करती है, उसकी प्रोग्रेस की बात करती है कि इन द करंट सिनेरियो, ये जो इस वक्त की हमारी मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर किस तरीके से जो औरत है वो दो कश्तियों पे सवार हो गई है और एट द एंड वो क्या कहती है, आई एम ही एंड आई एम द शी। यानी कि एक प्रोफेशनल लेडी, एक घरेलू खातून जब वो जॉब करने लगती है तो किस तरीके से वो दो कश्तियों पे सवार हो जाती है। तो वो कहती है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है विमेन को आज़ाद तो कर दिया गया, लेकिन वो जो ख्यालात हैं, वो जो बेसिक सोच है वो हमारी तब्दील नहीं हुई, जिसकी वजह से औरत जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट कर चुकी है। अब वो अपनी जितनी भी पोएम्स हैं उसके अंदर विमेन की लॉस्ट आइडेंटिटी की बात करती है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि आई एम प्राउड टू बी अ विमेन, लेकिन नॉर्मली हम औरतें यही रोती रहती हैं कि मैं औरत हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता एंड दिस एंड दैट। लेकिन द वन थिंग इज दैट कि वी हैव इन फैक्ट वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। और जब भी कोई भी इंसान अपनी आइडेंटिटी लॉस कर जाता है, जब कोई नेशन अपना कल्चर लॉस कर जाती है, जब भी कोई कोई नेशन अपनी हिस्ट्री को लॉस कर देती है, तो फाइनली वो अपनी आइडेंटिटी को खो देती है। तो बेसिकली हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारी बेसिक्स के साथ इन्वॉल्व होती है, और जब इंसान जो है वो बेसिक्स छोड़ देता है ना तो फाइनली वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम पैराडाइज लॉस्ट की भी बात करें तो उसमें क्या था कि इंसान से जन्नत छिन जाती है, बिकॉज वो जो है अपनी आइडेंटिटी, अपनी रिवायात, अपनी हर चीज़ को छोड़ देता है। एंड्रीन रिच जो है इसी इन्हीं चीज़ों को, इसी लाइक विमेन की जो आइडेंटिटी है उसकी बात करती है इन द लिविंग कल्चर। ठीक है, इन द करंट करंट कल्चर, करंट सिनेरियो, इन सारी चीज़ों में वो अंदर उसके सारी बात करती है। और उसके साथ साथ जो है वो उसके कन्फ्लिक्टेड माइंड की भी बात करती है कि एक औरत है, वो कहने को आज़ाद हो गई है लेकिन उसका जो माइंड है वो भी अभी कन्फ्लिक्टेड है। उसके ऊपर जो है इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं कि वो कुछ कर नहीं सकती, वो अगर करना भी चाहे तो वो कुछ कर नहीं पाती। तो दैट इज द बेसिक थिंग। लेकिन इसकी और सिल्विया प्लाथ की अगर अगर पोइट्री को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाए, वो सारे जो सिनेरियो है वो हमारे सामने रखती है, सारे मसले मसाइल हमारे सामने रखती है। लेकिन एंड्रीन रिच का एंड जो है ना वो हमेशा होप पे होगा। वो फिर भी कहेगी मैं अपनी आज की जो औरत है, मैं उससे आज भी, मैं आई एम रियली वेरी होपफुल कि अभी भी जो आखिरी किरण है वो उसके इंतज़ार में है कि कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से जो है वो जो औरत है वो दोबारा से जीना शुरू कर देगी। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग कि एक मॉडर्न वर्ल्ड में औरत का जो डिलेमा है, जो आज की ज़िंदगी का डिलेमा है कि औरत इस वक्त दो कश्तियों पे सवार है, जिसकी एंड्रीन रिच बात करती है। और यही हमारी पूरी कहानी है एंड्रीन रिच की, जो हम पढ़ेंगे, जो उसकी बियोग्राफी में पढ़ेंगे और उसकी जो है बियोग्राफिकल स्केच में पढ़ेंगे। अब आ जाए अपनी बुक के ऊपर, पेज नंबर है 109। यहाँ पे देखिएगा, एंड्रीन रिच अ बियोग्राफिकल स्केच। There is no writer of comparable influence and achievement in so many areas of the contemporary women's movement as the poet and theorist Andreen Rich. Over the years, hers has become one of the most eloquent, provocative voices on the politics of sexuality, race, language, power, and women's culture. There is scarcely an anthology of feminist writing that does not contain her work or specifically engage her ideas. और वहाँ पे जो है कोई भी, देयर इज scarcely any anthology of feminist। एंथोलॉजी किसे कहते हैं? एंथोलॉजी कहा जाता है जब हम बहुत सारी डिफरेंट पोएम्स को एक ही किताब के अंदर रख देते हैं। जैसे आपने बच्चों की वो नर्सरी राइमिक पोएम्स पढ़ी होगी,
ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि वो बहुत सारी जो पोएम्स होती हैं वो एक ही बच्चों की किताब के अंदर रख दी जाती हैं, जो कि डिफरेंट राइटर्स की होती हैं, लेकिन वो लिखी बच्चों की पोइट्री के ऊपर होती है। यहाँ पे बात करते हैं हम, over the years her has become one of the most eloquent provocative voice. There is scarcely an anthology of feminist writing that does not contain her work or specifically engage her ideas. A women's studies course that does not read her essays, or poetry collection that does not include her work, or that of next generation of poets steeped in her example. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी, शायद ही कोई ऐसी एंथोलॉजी ऑफ फेमिनिस्ट राइटिंग जो कि दैट डज नॉट कंटेन हर वर्क और स्पेसिफिकली एंगेज हर आइडियाज। कोई भी शायद वीमेन एंथोलॉजी, अगर खवातीन की बात की जाती है, फेमिनिज्म की बात की जाती है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, तो शायद ही कोई ऐसी एंथोलॉजी हो, ऐसी बुक हो जिसके अंदर जो है एंड्रीन रिच की पोएम्स ना हो। A women studies course that does not read her essays, ना ही कोई ऐसा women study course जिसने उसके essays ना पढ़े हों, or a poetry collection that does not include her work or that of the next generation of poets steeped in her example। या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन पोएम है वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जितनी भी पोएम्स हैं वो उसकी सॉरी पोइट्स जो हैं वो उसकी एग्जाम्पल पे यानी कि उसके नक्शे कदम पे चलते हैं। इन 19th वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, 3 collections of essays on lies, secrets and silence, blood, bread and poetry, and what is found there, notebook on poetry and politics, the groundbreaking study of motherhood, women born, motherhood at experience and institution, the editing of influential lesbian feminism journals, and a lifetime of activism and visibility. The work of Adrienne Rich has persistently resonated at the heart of the contemporary feminism and its resistance to racism, militarism, homophobia, and anti Semitism. Rich was born on May 16, 1929, in Baltimore, Maryland, the elder of the two daughters of Arnold Rich, a doctor and pathology professor at Johns Hopkins University, and Helen Jones Rich, a gifted pianist and composer who had given a possible professional musical career to raise a family। रिच जो है एक ऐसी फैमिली में जो है पैदा हुई और एल्डर थी, यानी कि इन मेल्टीमोर मैरीलैंड में वो पैदा हुई है। और द एल्डर ऑफ टू डॉटर्स ऑफ ऑर्नल्ड रिच आर डॉक्टर, ठीक है, और दो बहनें थी। ऑर्नल्ड रिच की बेटियां थी जो कि खुद एक डॉक्टर था एंड पैथोलॉजी प्रोफेसर था एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। और हेलन जॉन रिच जो इसकी माँ थी वो एक पियानिस्ट थी और कंपोजर थी जिसने गिव अप कर दी थी अपनी प्रोफेशनल म्यूजिकल कैरियर को जस्ट टू रेज अ फैमिली। इन हर लॉन्ग ऑटोबियोग्राफिकल पोएम्स, सोर्सेज एंड द essay Split at Root, Blood, Bread and Poetry, Rich recalls her growing up years as overtly dominated by the intellectual presence and demand of her father। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिच जो है हमेशा अपने ग्रोइंग अप ईयर्स को रिकॉल करती है एज ओवर्टली डोमिनेटेड बाय द इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस एंड डिमांड्स ऑफ हर फादर। हमेशा उसको ऐसे लगा जैसे उसका जो फादर है वो अभी भी उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस है और उसके फादर की अभी भी उसकी जिंदगी में बहुत सी डिमांड्स हैं। यानी कि हमेशा उसका फादर का जो एक साया है वो हमेशा उसकी सोच के ऊपर हमेशा हावी रहा। While covertly marked by the submerged tensions and silences arising from the conflicts between religious and cultural heritage of her father's Jewish background and her mother's Southern प्रोटेस्टेंटिज्म। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक वाइल कवर्टली मार्क बाय सबमर्ज टेंशन, एक सबमर्ज टेंशंस थी और साइलेंसेस थे जो कि हमेशा बिटवीन द रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर फादर, यानी कि उसकी फादर और उसकी जो मदर है उन दोनों का जो एक तरह से ज्यूस, आपको पता है यहूदियों को कहते हैं, और मदर की का जो एक रिलीजन था वो तो प्रोटेस्टेंटिज्म था, जो कि आपको पता है कि प्रोटेस्ट
मतलब वो उसकी जो मदर थी वो साउदर्न प्रोटेस्टेंट थी, और इन दोनों का फिर एक, हमारे तो खैर खानदानों में कोई बरेलवी और देवबंदी निकल आए तो माँ बाप के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इनके तो दोनों के रिलीजन्स ही डिफरेंट थे, तो फाइनली उन दोनों के दरमियान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो चलते रहे। Her relationship with her father was one of the wrong identification and desire for approval. Yet it was adversarial in many ways. Under his tutelage, Rich first began to write poetry, conforming to his standards well past her early successes and publications. In 1951, Rich graduated from Radcliffe and also won the prestigious Yale Younger Poets Prize for her first book, A Change of World. W. H. Auden, the Jude of Award, wrote a preface for the book that acquired eventual notoriety for its classic tones of male condescension and paternalism to female artists. Yet the preface accurately described rich, elegant technique, teasered formalism, and restrained emotional content. Rich early poems clearly and announced in theme and style their depth to Frost, Yeats, Stephen, and Auden himself, and received their high acclaim on the basis of their fidelity. In 1953, Rich married Alfred Conrad, a Harvard economist, and moved to Cambridge, Massachusetts, where she born three sons in next 5 years. 5 साल में उसके तीन बच्चे हो गए. As her journal entries from these years reveal, this was an emotionally and artistically difficult period. और एज हर जनरल एंट्रीज फ्रॉम दीज ईयर्स रिवील, और उसके जितने भी जनरल जो है इन सालों में जो लिखे गए, this was an emotionally and artistically difficult period. She was struggling with conflicts over prescribed roles of womanhood versus those of artistry. अब अगर उसके इस दौर के अंदर अगर उसके जनरल्स पढ़े जाए तो फाइनली देखा ये जाता है कि वहां पे उसकी राइटिंग्स के अंदर एक कन्फ्लिक्ट देखा गया ओवर द प्रिस्क्राइब्ड रोल ऑफ वीमेनहुड. ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड रोल ऑफ वीमेनहुड क्या है कि वो एक मदर है और एक वाइफ है जिसको अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में सिर्फ इंटरेस्ट लेना है, और उसके पास वक्त नहीं है, या फिर ये सोसाइटी जो है उसको अलाउ नहीं करती कि वो खुल के जी ले, या फिर वो जो है एक प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल कर ले. इस चीज के लिए उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता. तो दोज ऑफ आर्टिस्ट्री ओवर टेंशन बिटवीन सेक्सुअल एंड क्रिएटिव रोल, और उसका जो है हमेशा उसकी राइटिंग्स के अंदर ये कंफ्लिक्ट देखने में आए, दोज ऑफ वुमेनहुड वर्सेस दोज ऑफ आर्टिस्ट्री ओवर टेंशन बिटवीन सेक्सुअल एंड क्रिएटिव रोल. ठीक है, और ये जो टेंशन थी, जो जेंडर रोल्स थे उनके दरमियान में, और उनके क्रिएटिव रोल्स लव एंड एंगर में. Yet in the late 50s and early 60s, these were issues she could not easily name to herself. Indeed, they were feelings for which she felt guilty, even monstrous, and for which there was as yet no wider cultural recognition, much less insight to analysis. Or indeed, अगर देखा जाए, these were issues she could not easily name to herself. सिल्विया प्लाथ के अंदर तो एक बोल्डनेस थी ना, वो हर चीज अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर रिलेट कर देती थी या अपनी पोइट्री के अंदर अपनी कहानी बयान करती थी, लेकिन उसने कभी भी इन सारे इश्यूज को अपने साथ रिलेट नहीं किया. इंडीड दे वर फीलिंग्स फॉर व्हिच शी फेल्ट गिल्टी. हालांकि ये वो फीलिंग्स थी जिसके लिए वो गिल्टी फील करती थी. नॉर्मली देखा ये जाता है कि अब देखें, हेनरीन की शादी 5 साल के अंदर उसके 3 बच्चे हो गए, और जाहिर बात है एक औरत जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो उसके अंदर इतना ज्यादा घिर जाती है कि फिर उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोई और काम करे. और नॉर्मली पाकिस्तान में भी देखा जाए तो खवातीन रोना ही शुरू कर देती हैं कि हाय बच्चे. ठीक है, और फिर एक और लेबल जो है हमारी खवातीन कि मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मैं नहीं जी सकती. तो इस तरह के ख्यालात और इस तरह के तसव्वुरात में हमारी ज़िंदगी गुजरना शुरू हो जाती है, और जो अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग दी होती है, वो जो प्रेजेंट टाइम होता है, बजाय इसके कि हम उसको एंजॉय करें, उन बच्चों को एंजॉय करें, हमें पड़ जाती है अपने करियर की. सेम इज द केस विद द एंड्रीन रिच कि मेरा शायद मेरी आर्ट हिस्ट्री लॉस हो जाएगी. हमारे अंदर भी यही फियर्स है ना कि शायद इतना अरसा हो गया शादी को, मेरी तो सारी क्रिएटिविटी
मेरी सारा जो अंदर अल्लाह ताला ने एक रखा हुआ है वो तो सब स्पॉइल हो जाएगा। इवन इवन हमारे कल्चर का एक बहुत बुरा बुरा सबसे जो बुरा इम्पैक्ट ये जो हमारे एल्डर्स हमारे जहनों में डालते हैं हमारी बच्चियों के, हाय बेचारी बच्ची शादी हो गई, हाय बच्चे हो गए, हाय बेचारी बच्चों में पड़ गई जी। आप यकीन करें ये जो इस तरह के लेबल्स बच्चियों के सामने लगाए जाते हैं बच्चियों के ऊपर, हाय बेचारी, मतलब शादी हो गई तो वो बेचारी हो गई, और बच्चे हो गए तो भी वो बेचारी हो गई, और अगर वो बच्चे पाल रही है तो भी बेचारी हो गई। उसको कोई ये नहीं बताता कि बेटा दैट इज अ ब्लेसिंग एंड गो अहेड एंड पहले आप ये काम कर लें, फिर उसके बाद आप जॉब भी करती रहिएगा। बच्चों को समझाने के कई तरीके होते हैं। हमारे बच्चे बच्चे ही रहते हैं जब चाहे उनकी शादियां हो जाए या ना हो। तो दीज आर द थिंग्स, मतलब जो समझने वाले बच्चे होते हैं वो तो समझ जाते हैं। तो लेकिन ये जो हाय बच्चे हाय बेचारी की शादी होगी, इतनी छोटी उम्र में शादी कर दीजिए बच्ची की, पढ़ तो लेने देती हैं आप बच्ची को। तो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं बेटा, हमें नहीं पता होता, हमारे बड़ों ने की है ना ये बातें, आप मत कीजिएगा किसी से। बहुत गलत ये, एक अल्लाह की जिसे कहना चाहिए एक दीन के बिल्कुल हम ऑपोजिट एक बात कर रहे होते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हर चीज के लिए मेहनत चाहिए होती है, जिंदगी गुजारने के लिए उसको कामयाब करने के लिए भी मेहनत चाहिए होती है, एक अच्छी पॉजिटिव सोच चाहिए होती है। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या है, बेचारी बच्ची ना शादी हो गई उस बेचारी की। मुझे भी यही कहा गया था, ठीक है, बट ये इसमें कोई बेचारापन नहीं होता कि अगर हम घर में रह के अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। उसके बाद रिच थर्ड बुक स्नैपशॉट्स ऑफ डॉटर इन लॉ, शी वाज 8 years इन राइटिंग, स्टैंड्स एट वाटरशेड इन हर पोएटिक डेवलपमेंट। और उसकी जो थर्ड बुक थी स्नैपशॉट ऑफ डॉटर इन लॉ, जिसके अंदर शी विच वाज 8 years इन राइटिंग, ठीक है, जो 8 years थे उसके राइटिंग के, यानी कि उसकी 8 years इन राइटिंग, यानी कि जब उसने अपनी पोइट्री स्टार्ट की तो उसका कोई 8वां साल था। स्टैंड्स एट वाटरशेड इन हर पोएटिक डेवलपमेंट, और ये जो है उसकी पोएटिक डेवलपमेंट में उसका वाटरशेड एज अ वाटरशेड वो स्टैंड की, यानी कि एक हॉलमार्क थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लैंग्वेज फ्रीयर एंड मोर इंटीमेट एंड कॉन्टेक्सचुअल, she situates her material and emotions against theme language, boundaries, resistance, escape, and the moments of life altering choice। और यहाँ पे वो सिचुएट करती है अपनी मटेरियल्स और अपने इमोशंस को अगेंस्ट थीम्स, लैंग्वेज, बाउंड्रीज, रेजिस्टेंस, एस्केप, मोमेंट ऑफ लाइफ ऑल्टरिंग इकोस। ये सारी चीजें चाहे मर्द है या औरत है उसके अंदर होती हैं, यानी कि उसकी एक वो अपनी सिचुएट करती है अपनी मटेरियल्स को, यानी कि उसकी दुनियावी जो ख्वाहिशात हैं, और इमोशंस को, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जिसको वो यूज करती है, सिचुएट करती है अगेंस्ट थीम लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर। फिर वो बाउंड्रीज, रेजिस्टेंस, एस्केप, और उसके अंदर वो क्या बयान करती है, एक लैंग्वेज के थ्रू बाउंड्रीज शो करती है जो उसके मुआशरे ने उसके इर्द गिर्द पैदा कर दी है, एक रेजिस्टेंस शो करती है, वो एस्केप शो करती है, वो उस जो लेबल्ड लाइफ है विमेन की वो उससे भागना चाहती है। और उसके बाद मोमेंट्स ऑफ लाइफ ऑल्टरिंग इकोज, और ये जो मोमेंट्स जो लाइफ ऑल्टरिंग इकोज हैं जो उसको आती रहती हैं, कुछ करने की तमन्ना, कुछ कुछ कर जाने की आरज़ू, ये सबके अंदर होती है भाई, ठीक है। लेकिन वक्त जो है, वो कहते हैं ना जस्ट वेट एंड वॉच, कामयाब वो होता है जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार करता है। हमारे अंदर सब्र नहीं है, बस जल्दी से हो जाए, हमारी मर्जी से हो जाए। तो वेट एंड वॉच जो है ना वो बड़ी अच्छी एक फार्मूला है, जिंदगी में कभी अप्लाई कीजिएगा। एज द poem the roof walker states, a life I did not choose chose me, ठीक है। और वो कहती है एक पॉइंट जो कि रूफ वॉकर स्टेट्स के अंदर, रूफ वॉकर के अंदर वो ये बयान करती है कि आई अ लाइफ आई डिड नॉट चूज, ठीक है, मैं एक ऐसी जिंदगी गुजारी जो मैंने चूज नहीं की, चोज मी, उस जिंदगी ने मुझे मुंतखब कर लिया, यानी कि मैं जिंदगी की गुलाम हूँ, जिंदगी मेरे मुताबिक नहीं चल रही। तो यहाँ पे while prospective immigrants please note rhetorically asserts that the safety of enclosures and illusions must be abandoned for the claim of a risky but liberating reality,
जबकि ये प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट्स प्लीज नोट के अंदर वो क्या इस पोएम के अंदर वो क्या शो करती है, रिटोरिकली एजर्ट करता है दैट सेफ्टी ऑफ एनक्लोजर्स एंड इल्यूजन्स मस्ट बी अबंडेंट फॉर द क्लेम्स ऑफ रिस्की बट लिबरेटिंग रियलिटी, कि ये जो सेफ्टी है इन एनक्लोजर्स की और एल्यूजन्स क्या होती हैं, ये जो हमारे माइंड के अंदर डिफरेंट किस्म की एल्यूजन्स होती हैं, कंफ्यूजन्स होती हैं, वो कहती है ये मस्ट दैट मस्ट बी अबंडेंट फॉर द क्लेम ऑफ रिस्की, इनको जो है अबंडेंट होना हो जाना चाहिए फॉर क्लेम्स ऑफ रिस्की बट लिबरेटिंग रियलिटी, उनको अबंडन हो जाना चाहिए, उनको बिखर जाना चाहिए क्योंकि वो क्लेम करती हैं ताकि वो क्लेम कर सकें एक रिस्की लेकिन लिबरेटिंग रियलिटी की, यानी कि फुल ऑफ फ्रीडम लाइफ की, एक बोल्ड लाइफ की जिसके अंदर एक औरत जो है वो आज़ाद तरीके से रह सके। The critical reaction to snapshots was negative, with objections to its bitter tone and shifts away from her hallmarks of formalism and emotional control. Telling feeling she had flunked, Rich wrote necessities of life with a focus on death as a sign of how occluded and erased she felt when her own sense of coming into her rightful subject matter and voice was denied. Necessities, personally and poetically, was less a retreat than a pause. Coinciding with her personal and poetic evolution was the tremendous force of the historical moment, which earlier inchoate feelings of personal conflict, sexual alienation, and cultural oppression were finding increasing articulation in the larger social political currents gathering force throughout the 60s, from the civil rights movement to the anti-war movement to the emergent women movement. Rich moved to New York in 1966 when her husband took a teaching position at City College. She taught in the SEEK program, a remedial English program for poor black and third world students entering college, which was raising highly political questions about the collision of cultural codes of expression and relation of language to power, issues that have consistently have been addressed in work. She was also strongly impressed during that time by the work of James Baldwin and Simon D. Bowell. Though Rich and her husband were both involved in movements for social justice, it was to the women's movement that Rich gave her strongest elegance. अब यहाँ पे उसका हस्बैंड और एंड्रीन रिच बेसिकली ये दोनों ही फेमिनिस्ट मूवमेंट से ताल्लुक रखते थे, दोनों का ही जो प्रोफेशन था सेम था, और यहाँ पे जो है रिच और उसके हस्बैंड दोनों ही इन्वॉल्व थे मोमेंट फॉर सोशल जस्टिस में, जो कि इट वाज टू द वीमेंस मोमेंट दैट रिच गिव हर स्ट्रॉन्गेस्ट एलिगेंस। और इसमें बेसिकली क्या था, इट वाज टू द वीमेंस मोमेंट, वो बेसिकली वीमेन की मोमेंट थी जिसको दैट रिच गिव हर स्ट्रॉन्गेस्ट एलिगेंस इन इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेक्सुअल पॉलिटिक्स, its linkage, as Rich phrases it, of Vietnam and the lover's bed. She located her grounding for issues of language, sexuality, oppression, and power that infused all the moment for the liberation from a male-dominating society. और उसने बेसिकली अपनी पोएम जो है उसने अपना ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ये जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स थी जिसके अंदर जेंडर रोल्स था, जिसके अंदर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, उसने वो सारी चीज़ें जो हैं अपनी जो राइटिंग है वियतनाम एंड द लवर्स बेड, उसने उसके अंदर वो जो इश्यूज ऑफ लैंग्वेज, सेक्सुअलिटी, ऑपरेशन कहते हैं किसी को दबा लेना, किसी को गुलाम बना लेना, चाहे फिर मेंटली हो या फिजिकली हो, एंड द पावर दैट इन्फ्यूज्ड ऑल द मोमेंट फॉर लिबरेशन, और वो और पावर जो कि उसके बारे में उसने बताया जो इन्फ्यूज करती है तमाम मोमेंट्स ऑफ लिबरेशन फ्रॉम अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, यानी कि वो मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड से आज़ादी की एक बात करती है। इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ने औरत के ऊपर, औरत को जिस तरह से ऑप्रेस किया है, उसकी पावर को जो है दबा दिया है, ये सारी चीजें वो यहाँ पे बताती है। Rich poetry has clearly recorded, imagined and forecast her personal and political journeys with searching for, और हमेशा रिच की पोइट्री जो है वो क्लियरली रिकॉर्ड करती है, इमेजिन करती है, फोरकास्ट करती है अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल जर्नी विद सर्चिंग फॉर। रिच की पोइट्री में हमेशा पार की बात जरूर होगी,
ठीक है, वो हमेशा अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी की बात करती है, उसकी सर्च की बात करती है, वीमेन प्रोग्रेस की बात करती है, वीमेन पावर की बात करती है। आज मेरा लाइव लेक्चर है, मैंने वीमेन पावर पे बात एक लेक्चर देना लाइव 11:30 पे। कोई जो है किसी इंस्टीट्यूट ने मुझे जो है लाइव कहा है कि आके हमारे पेज के ऊपर बात करें, तो मैंने कहा कि मेरा सब्जेक्ट ही वीमेन पावर है कि औरत की एक्चुअल पावर क्या होती है, तो वो ज़रूर सुनिएगा 11:30 पे। So in 1956, she began dating her poems to underscore their existence within a context and to argue against the idea that poetry existed separately from the poet's life. 1956 में उसने अपनी पोएम्स को अंडरस्कोर किया, उनकी एग्जिस्टेंस को विद इन अ कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट के साथ उसने बताया, एंड टू आर्ग्यू अगेंस्ट द आइडिया कि पोइट्री जो है एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेड सेपरेटली फ्रॉम पोइट्स लाइफ। उसने यहाँ पे आके उसने एक जो अंडरटोन जो थी उसकी पोएम्स की ये थी कि एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री की उसने बात की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोइट्री दो तरह की होती है, एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है, एक सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। अब उसने यहाँ पे आके वो जो कीट्स की जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करते हैं, हम पोइट की जो है बात करते हैं कि वो जो है बाज औकात अपने आप को अलाइनेट कर लेता है, और इसी तरीके से उसने भी पोइट्री एग्जिस्टेड सेपरेटली फ्रॉम पोइट्स लाइफ, कि पोइट्री असल में वो होती है जो कि पोइट की लाइफ से डिफरेंट होती है, उससे सेपरेटेड होती है, उसमें पोइट की ऑब्जर्वेशन तो इन्वॉल्व होती है लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ या उसकी जो पर्सनल थॉट्स होती हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती, जो कि उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है। ठीक है, यानी कि जैसे सिल्विया प्लाथ की हम पोइट्री देखते हैं वो सब्जेक्टिव होती है, एंड्रीन रिच जो है एक डीप ऑब्जर्वर के तौर पे सोसाइटी के अंदर जो कल्चर प्रमोट कर दिया गया है, जो नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस हैं, जो लॉस्ट आइडेंटिटीज हैं, वो उसकी बात करेगी, वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके जो है वो बात नहीं करेगी। सिस्टमैटिकली stylistically, she began to draw on contemporary rhythms and images, especially those derived from cinematic techniques of jump cuts and collage. Leaflets, the will to change and diving into the red, demonstrate a progressive coming to power as it contends against the desolation patriarchy enacts on literal and psychic landscape. Intimately connected with his struggle for the empowerment and action is the deepening of her determination to write directly and overtly as a woman out of a woman's body and experience. इन तमाम पोएम्स के अंदर उसकी मेन जो थीम थी वो क्या थी, उसका क्या कंटेंट था, बेसिकली ये सारी पोएम जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है एक प्रोग्रेसिव कमिंग टू पावर। ठीक है, कि किस तरह एक प्रोग्रेसिव यानी कि किस तरीके से एक औरत जो है वो प्रोग्रेस करती है टुवर्ड्स अ पावर एज रिच कंटेंट्स अगेंस्ट द डिसोलेशन पेट्रियार्ची इन एक्शन लिटरल एंड साइकिक लैंडस्केप। क्योंकि रिच जो है वो उस पेट्रियार्ची जो कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जो जो कि लिटरल और साइकिक लैंडस्केप के अगेंस्ट आ रही है, वो उसके ऊपर बात करती है। Intimately connected with struggle for empowerment and action is the deepening of her determination. और ये इंटीमेटली ये सारी उसकी जो राइटिंग है वो कनेक्ट है उसकी स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट, वो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, और उसका जो एक्शन है इज डीपनिंग ऑफ हर डिटर्मिनेशन, और उसका मेन जो एक्शन क्या है, उसकी डिटर्मिनेशन है टू राइट डायरेक्टली एंड ओवरटली एज अ वीमेन आउट ऑफ वीमेंस बॉडी एंड एक्सपीरियंस, कि वो राइट करती है डायरेक्टली भी ओवरटली भी एज वीमेन आउट ऑफ अ वीमेन बॉडी, एक औरत जो कि औरत ही की बॉडी में से निकल के बात करती है, एंड एक्सपीरियंस व्हाई वीमेन फ्रॉम वीमेंस आउट ऑफ द बॉडी। मैं बीइंग एन ऑब्जर्वर जो है एक अब मेरी ही सोल है जो कि औरत है, लेकिन मैं अपनी ही सोल से निकल के एक जनरल व्यू पॉइंट लेती हूँ अपनी सोसाइटी का और उस पर मैं बात करती हूँ। तो जो एंड्रीन रिच है उसका जो व्यू पॉइंट होता था वो टोटली ऑब्जेक्टिव होता था। तो ये इसको बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा, टू राइट डायरेक्टली एंड ओवरटली एज अ वीमेन आउट ऑफ वीमेंस बॉडी एंड एक्सपीरियंस, ये आपकी कोट आगे काम आएगी। इन द पोएम टीयर गैस she asserts the will to change begin in the body not in the mind। और पोएम टीयर गैस के अंदर उसने बताया कि
ये जो विल टू चेंज होता है ना, वो बॉडी में होता है, माइंड के अंदर नहीं होता। माई पॉलिटिक्स इज माई बॉडी, और वो कहती है कि मेरी पॉलिटिक्स, मेरी एक्शंस, मेरी जो तमाम एक्शंस जो है वो रिलेट करते हैं मेरी बॉडी के साथ। इंसान सोचता रह जाए और अमल ना करे तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी तो नहीं इन्वॉल्व होती ना। तो दैट इज द बेसिक थिंग। वो कहती है कि मतलब द विल टू चेंज बिगिन इन द बॉडी, कि इंसान सोचता तो रहता है कि मैं चेंज हो जाऊं हो जाऊं हो जाऊं, लेकिन फाइनली एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, आपकी जो सोच है जब तक वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आपकी बॉडी उस पर एक्ट नहीं कर सकती। Yet this tactic has not led Rich to a poetry that is a very confessional. और ये टैक्टिक जो है रिच को उस पोइट्री तक नहीं लेके जा सकी, उस लेवल तक नहीं लेके जा सकी जो कि बहुत कन्फेशनल थी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पोइट थी। रिच वॉइसेस मोस्ट कैरेक्टरिस्टिकली द वॉइस ऑफ विटनेस, oracle or mythologizer, the seer with the burden of verbal privilege and the weight of moral imagination, who speaks for speechless, records for the forgotten, invents anew at the sight of erasure of women's lives. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिच की जो वॉइस थी वो क्या थी, वो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिकली वॉइस थी ऑफ विटनेस, कि उसने खुद आंखों से देखा, आंखों देखा हाल बयान किया। और एक्ल आपको पता है प्रोफेसीज को कहते हैं, जो है प्रोफेसीज, माइथोलॉजाइजर, वो एक माइथोलॉजाइजर थी। अभी मिथ हम पढ़ेंगे इसकी पॉइंट्स में आगे, देखिएगा कैसे मिथ आती हैं। फिर वो एक सीयर थी। सीयर किसे कहते हैं? फोर सीयर, यानी कि दूर अंदेश खातून थी, विद द बर्डन ऑफ वर्बल प्रिविलेज, जिसके ऊपर एक बर्डन था वर्बल प्रिविलेज का, एंड द वेट ऑफ मोरल इमेजिनेशन, और उसके ऊपर एक वेट था एक मोरल इमेजिनेशन का। हु स्पीक्स फॉर स्पीचलेस, जो कि स्पीक करती थी, स्पीचलेस रिकॉर्ड्स फॉर फॉरगॉटन, उन स्पीचलेस रिकॉर्ड्स के बारे में जो कि भुला दिए गए। इवेंट्स अन्यू, कुछ ऐसे इवेंट्स जिनको अभी ताज़ा करना है। एट द साइट ऑफ इरेजर ऑफ वीमेंस लाइफ, जो कि एट द साइट, जो कि वीमेन की लाइफ में से इरेज कर दिए गए, उसको ख़त्म कर दिया गया, वो उनकी बात करती है। With each subsequent volume, 21 love poems, a wild patient has taken me this fear. The fact of door frame, poems selected and new, your native land, your life, times bar, and more recently, an atlas of difficult world, which has confirmed and radicalized her fusion of political commitment and poetic vision. अगर इसकी ये सारी पोएम्स देखी जाए, उसका विद ईच सब्सिक्वेंट वॉल्यूम, जो कि ये सारे उसने लिखे हैं, जिसने कंफर्म किया और रेडिकलाइज किया अपने फ्यूजन को ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट। एक तरफ उसकी पॉलिटिकल कमिटमेंट थी एंड पोएटिक विजन, दूसरी तरफ उसका पोएटिक विजन भी था। In her urging women to revision and to be disloyal, she has engaged ever wider experiences of women across cultures, history, and ethnicity, addressing theme of verbal privilege, mate violence, and lesbian identity. और यहाँ पे वो हमेशा जो है she has engaged ever wider experiences, अगर हम देखें उसकी urging women to revision, कि वो women को कहती है कि अब यहाँ पे रिवीजन इन अ सेंस कि औरत खुद से देखी अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को, कि व्हाट इज हर आइडेंटिटी इन फैक्ट। ठीक है, हम औरतें जो हैं बेसिकली मर्दों की तरह जीना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो एंड्रीन रिच खुद कहती है कि मतलब मैं अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुकी हूँ। मैं एक, क्योंकि जब उसने ये डाइविंग इनटू द रेक लिखी थी तो काफ़ी उसकी पोइट्री को काफ़ी अरसा हो गया था। जब हमारी इवन हमारी नई नई शादी होती है, हमारी शादी को 5 से 10 साल हुए होते हैं, औरत को यही लग रहा होता है कि पता नहीं वो कहाँ पे फंस गई है, और उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और वो सारी की सारी दब के रह गई। दैट इज द सेम थिंग जो वो यहाँ पे बताएगी। लेकिन कुछ अरसे बाद एंड्रीन रिच एक बात करती है, जब वो खुद प्रोफेशनल भी होती है, जब वो मदर भी होती है, वो पोइटेस भी होती है, वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर बिजी भी होती है। वो खुद बोलेगी आपको, वो कहेगी कि औरत को दोबारा से अपनी आइडेंटिटी को रिवाइज करने की जरूरत है, कि बेसिकली औरत है क्या, what is the meaning of the women and what is her lost identity she has lost in the modern world, that
ना तो उसको पता है कि वो ही है, ना उसको पता है कि वो शी है। ये वो औरत है जो कि एंड्रोजाइनी बन गई है। एंड्रोजाइनी आपको पता है ना? तो वो एंड्रोजाइनी बन गई है, यानी कि एक ही बॉडी है और उसके अंदर जो है दो जेंडर्स कंबाइन हो गए। तो शी इज नाउ एंड्रोजाइनी, शी हैज नॉट हर आइडेंटिटी, शी हैज लॉस्ट हर आइडेंटिटी, शी इज नॉट अ वीमन एनी मोर। तो औरत जो है, बीइंग अ वीमेन, वो अपनी आइडेंटिटी जब लॉस्ट कर जाती है तो बेसिकली शी इज जस्ट लाइक एन एंड्रोजाइन। कि उसकी सोच उसको कह रही है कि तुम माँ बन जाओ, तुम बीवी बन जाओ, तुम घर को भी तवज्जो दो, लेकिन उसका जो प्रोफेशनल एक उसके अंदर मटीरियलिज्म होती है वो उसको कहती है नहीं भाई, दुनिया बड़ी चीज है, ठीक है, स्टेटस के पीछे भागो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे वो आपको बताएगी। ये इसकी 3 पोएम्स हैं, लेकिन 3 पोएम्स के अंदर वो डिफरेंट इराज जो एक औरत की लाइफ के अंदर होते हैं, उसकी जिंदगी, शादी के बाद के 5 से 10 साल, जब उसके बच्चे छोटे होते हैं, और उसकी जिंदगी का वो टाइम जबकि बीइंग अ प्रोफेशनल वो गुजारती है, उस वक्त उसकी सोच क्या होती है। तो यहाँ पे वो उसी की बात करती है कि भाई इसको जो है ना, औरत को, इन हर अर्जिंग वीमेन टू रिवीजन एंड टू बी डिसलॉयल। एक तरफ से वो खुद रिवीजन करे अपने आप की, अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी की, और टू बी डिसलॉयल, और वो अपने साथ ही डिसलॉयल है। She has engaged ever wider experience of women across culture, और उसने ever wider experiences of women across cultures जो है वो उनको बताने में engage रही। हिस्ट्री एंड एथनिसिटी और एड्रेस किया उसने, थीम्स ऑफ वर्बल प्रिविलेज को, जो मेट वायलेंस थी उसको, और लेस्बियन आइडेंटिटी को। Over the year, Rich has taught at Swarthmore, Columbia, Brandeis, Richard, Cornell, San Jose State, and Stanford University. Since 1976, she has lived with the writer and editor Michael Cliff. She is active in movements for gay and lesbian rights, reproductive freedom, and for the progressive Jewish movement, New Jewish Agenda. वो हमेशा एक्टिव रही इन मोमेंट्स फॉर गे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से वो जो गे हैं उनकी मोमेंट स्टार्ट हुई थी, और लेस्बियन राइट्स की उसने बात करना शुरू की थी, प्रोडक्टिव फ्रीडम की बात की थी, एंड फॉर द प्रोग्रेसिव जूइश मूवमेंट, न्यू जूइश एजेंडा की बात उसने की थी। In 1981, she received the Fund of Human Dignity Award of the National Gay Task Force. Her poetry has been honored with the National Book Award in 1974 for diving into the rank, which she accepted jointly with Alice Walker and Order Lord in the name of all women who are